नमस्कार साथियों। आज हम लोग ड्रीम यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग इस नई सीरीज में जो हम लोग ने स्टार्ट की है उसमें हम आज लेक्चर देखेंगे जो कि रिलेटेड होगा क्लाइमेटोलॉजी विच विल बी रिलेटेड टू कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2022 क्वेश्चन पेपर्स। इट हैज़ कम इनटू टू पार्ट्स, पार्ट वन एंड पार्ट टू। हम लोगों ने दो पार्ट में डिस्कस किया था, पार्ट वन और पार्ट टू को। पहले पार्ट में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने 35 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या हमको अप्रोच होना चाहिए, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था सिलेबस को लेके, और उसमें मैंने काफ़ी सारी बुक्स लिस्ट भी बताई थी। तो आप उस वीडियो को भी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं वहाँ पर क्विज कराता हूँ। ये उस क्विज को आप पार्टिसिपेट करें। उस क्विज में पार्टिसिपेट करने से आप पाएंगे कि आपका जो ज्योग्राफी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और वो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विजेस होते हैं। वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्विज़ को उसमें शामिल किया गया है। तो डेली बेसिस पर कुछ डालता हूँ मैं, तो आप उस पर जाइए और क्विज़ को देखिए। जैसे आपको हेल्प मिलेगी तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर और पीडीएफ भी वहाँ पर डालता हूँ। तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे ही उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। आप उससे ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। आज हम लोग तो साथ में पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन के बारे में कि मतलब कि जो हमारा कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारा वातावरण जो भी आप देख रहे हैं उसका कंपोजिशन किस तरह से है। तो कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, आप कोई भी चीज़ देखते हैं, आप कुछ खाते हैं, नमकीन खाते हैं, या आप कोई भी मैगी का पैकेट लेते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है, इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है ना, उसमें क्या क्या मिला हुआ, क्या कंपोजिशन है। आप कंपोजिशन किसका देखते हैं, कंपोजिशन साथ में आप पॉपुलेशन का देखते हैं कि एस सी एस टी कितनी पॉपुलेशन है, ओबीसी कितनी पॉपुलेशन है, जनरल कितनी पॉपुलेशन है। आप कंपोजिशन ये भी देखते हैं कि कौन किस डिस्ट्रिक्ट से है ना। तो आप कंपोजिशन कई तरीके से देख सकते हैं। उसी तरह से इसमें हम एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन देखेंगे। एटमॉस्फेयर में गैसेस का कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या क्या कंपोजिशन है, किससे मिलकर बना। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और बहुत ही जल्द आने वाले समय में हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप बहुत ही, अगर आप जल्दी से जल्द तैयारी करना चाहते हैं, कि क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उस क्रैश कोर्स से भी जुड़ जाइए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सी यू टी ड्रीम यूनिवर्सिटी, सी यू टी एम एस जोग्राफी, मेरे द्वारा सत्यम त्रिपाठी मेरा नाम है। ए यू और जे एन यू से मैं पढ़ा हूँ। यहाँ से मैंने मास्टर्स किया है, और मैं ही आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, और इसको पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन की बात हम करें अगर, रेड कलर ले लेते हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, चलिए हम एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये मान लीजिए जैसे एटमॉस्फेयर है, ये बादल बना रहा हूं मैं।
तो ये देखिए एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर ये है कि आप जानते होंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एज वी गो अब फ्रॉम बिलो, द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, टेम्परेचर घटता है, ठीक। और ऊपर आप जैसे जाते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि साथ में प्रेशर का जो घटता है। प्रेशर घटने का कारण क्या होता है, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजें ऊपर जाने पर घटती हैं। टेम्परेचर इसलिए घटता है क्योंकि जो नीचे होता है एटमॉस्फेयर का, यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, ये देख रहे हैं। तो एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पास पास में होते हैं और कंसंट्रेटेड होते हैं। तो जैसे जैसे जाएंगे आप, तो ऊपर क्या हो, एयर मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि नीचे यहाँ पर जब ऑब्जर्व करेगा ये रेस को, जब ऊपर से जो रेज आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाता है वो लॉन्ग वेवलेंथ होता है। तो लॉन्ग वेवलेंथ को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने से अगर गर्म होगा तो यहाँ पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसका कारण ये है, इसीलिए टेम्परेचर नीचे से ऊपर जाने पर घटता है। और ये कितना घटता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ठीक। तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई ऊपर जाते हैं। और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ठीक। आप 165 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। तो आपको इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी तरह से कहिए, इसको आप दोनों तरह से कह सकते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 165, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 165 मीटर ऊपर जाने पर कम होता है। तो आप दोनों याद रखिएगा। ये कह रहा है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड द एयर प्रेशर डिक्रीजेस। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे प्रेशर है ना, प्रेशर घटता है, ठीक है। इसमें कोई सा रॉकेट साइंस नहीं है। जो प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम लोग हेक्टा पास्कल में देखते हैं, ये यूनिट होती है इसकी। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है। विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। मैंने बताया अभी आपको 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। और जो देखो मेन जो रीजन होता है हम लोग का, जो एटमॉस्फेयर होता है, ये अर्थ होता है ना, अर्थ स्फेरिकल होता है। इसको अर्थ का जो शेप होता है जियोइड शेप होता है ना। कोई आपसे पूछे कि अर्थ का शेप कैसे होता है, जियोइड बोलेंगे आप। ये नहीं बोलना है कि आपका ये शेप होता है, आपको ये बोलना है कि अर्थ इज ऑफ जियोइड शेप, मतलब अर्थ का खुद अपना शेप होता है। तो क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है चारों तरफ है ये, ठीक है, इस तरह से एटमॉस्फेयर है। ये सब बादल है, ठीक है, आप इनको बादल समझिएगा। तो जो है ना, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, देखो ये क्या है, ग्रेविटी। ये ग्रेविटी होल्ड करके रखती है सबको। ये ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। तो यही कारण है कि हमारा एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ठीक है। उसमें एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए वहां पर जीवन भी नहीं होता है। क्या होता है, अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा, दिन में क्या हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगी, है ना। अर्थ बहुत गर्म हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बहुत गर्म हो जाएगी। रात में क्या होगा, रात में रेडिएशन लॉस होगा, है ना। रेडिएशन लॉस बहुत ठंडी हो जाएगी, तो इसका टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाएगा। तो टेम्परेचर इम्बैलेंस होता है इस तरह से, मतलब कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग हीट एंड आउटगोइंग हीट। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो दोनों ही हम लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स अवॉइड करते हैं, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा है कि बहुत सारे उसमें होता है, उसमें आप देखेंगे कि नहीं है। तो एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी का बहुत रोल है, एटमॉस्फेयर में वो जो बाइंड करके रखता है। और एटमॉस्फेयर वो लेयर है जो पूरा हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लाइफ सपोर्टिंग लेयर भी बोलते हैं। एटमॉस्फेयर भी लाइफ सपोर्टिंग लेयर है, लाइफ सपोर्टिंग लेयर होती है, ठीक है। आप तो समझ जाइए, लाइफ सपोर्टिंग लेयर इसको भी बोलते हैं, ठीक। क्योंकि यही है जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को बांध के रखती है, ग्रेविटी। और यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन यहीं पर मिलता है, यहाँ पर आपको सारी गैसेस मिलती है जो आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर सस्टेनेंस एंड फॉर लिविंग योर लाइफ इन अ वेरी गुड वे। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ वेरी नेसेसरी। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लैनेट्स उसमें एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है, ये दो गैसेस पाई जाती हैं। इनको अगर हम मिला लें तो अप्रोक्सीमेट 99%
हो जाती हैं, ठीक। 99% ये गैसेस होती हैं। रेस्ट ऑफ 1% सारी गैसेस ये होती हैं। आर्गन हुआ, आर्गन कितना है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.004%। देखो पहले इसको कहीं पर आपको 0.03% भी मिलेगा, और ये कितना बढ़ गया है 0.04%। सारा जो हल्ला बवाल है इसी में हो रहा है कि 0.1%, 0.01% से बढ़ गई है, ठीक है। तो ये जो है इतना ही ये ग्रीन हाउस गैस है, ये इफेक्ट करती है। ये परमानेंट गैसेस हैं जो है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपको कितनी भी ऊंचाई में जाएंगे ये आपको एटलीस्ट मतलब वेरिएबल नहीं है, आपको मिलेगी सेम मिलेगी। आप 2 किलोमीटर की ऊंचाई में रहेंगे, 5 किलोमीटर की ऊंचाई में, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेम रहेगा। फिर कुछ ट्रेस गैसेस होती हैं जो, जैसे नियॉन है, हीलियम है, मीथेन, ठीक है। मीथेन आप जानते हैं कहाँ से आती है, राइस फील्ड से आती है, जो धान के खेत होते हैं, पैडी फील्ड्स बोलते हैं ना, राइस फील्ड्स। बेल्चिंग ऑफ एनिमल्स, जो अ, जो पशु हैं वो डकार लेते हैं, उसके कारण से भी ये आती है, बेल्चिंग से आती है। और कुछ स्टमक में उनकी एक केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, उससे भी आती है, राइस फील्ड से है ना, बेल्चिंग से, मासी लैंड से, यहाँ सबसे मेथेन आपकी आती है, ठीक। ये आपका जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन से हर बार कहीं ना कहीं, चाहे यूजीसी नेट हो चाहे सीयूटी पीजी हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो इसमें कंसंट्रेशन से पूछ सकता है कि नाइट्रोजन का कितना कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन का कितना कंसंट्रेशन है, वो पूछ सकता है। तो आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको ये याद रखना है। जैसे आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप उस यूटी में देंगे तो मोस्ट प्रोबेबल अगर इससे पूछता है कंपोजिशन से, तो ये क्वेश्चन उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन की भी बात करेंगे आगे चलकर। इट इज, ठीक है। ठीक है कि परसेंटेज जो लोकेशन है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। देखो मैं बताया था, मैंने ट्रिक भी बनाया है आपके जो है, नाइन, पहले क्या है नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है, ट्रिक बनाया मैंने। ऑक्सीजन है, ए से क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, सी से कार्बन डाइऑक्साइड, एन ई से ने, इससे नियॉन हो जाएगा, एच ई, हीलियम हो जाएगा, और मे से मेथेन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, थोड़ा सा टफ है, हाइड्रोजन हो जाएगा, जे से जिनॉन हो जाएगा। असल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया। देखो, नो एसी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका काम इतने से भी हो सकता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आपको इतने से भी काम हो सकता है एग्जाम में, पर आप यहाँ तक तो याद ही करेंगे। और नो एसी ने हीलियम में कर दिया हाइड्रोजन जैसा। नो एसी मतलब कि एसी नहीं चलाना चाहिए, आप 4-5 बार बोलेंगे इसको रिपीटेशन में तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। नो एसी मतलब एसी का नो यूज। वैसे भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, या जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, कि एसी का हमें यूज मिनिमम करना चाहिए, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस ना निकलें, जिससे हम लोगों को क्या हो, हम लोग को ओजोन डिप्लीशन ना हो, ठीक। तो नो एसी, तो आप याद रखिएगा, नो एसी, एसी की यूज नहीं करना है। नो एसी ने हीलियम में, ने, नो एसी ने हीलियम में कर दिया, दिया आपको जोड़ देना है, कर दिया हाइड्रोजन जैसा, जैसे जैसा। ये आपको ट्रिक है, आप इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा, इससे आपका क्या होगा ना, आप इस चीज को रिमेम्बर करेंगे तो आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। चार जो आपको भूलता है, नो एसी, तो नो एसी करिएगा। ये कितना है, 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको ये याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके लिस्ट में आएगा, ठीक है। ये बोल रहा है, the atmosphere is a layer of gas or layers of gas that envelop the planet. It is held in place by the gravity of the planetary body। मतलब ये कह रहा है ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है ना, जो वही मेन है जो ग्रेविटी कंट्रोल करती है, एटमॉस्फेयर को बाइंड करके रखती है,
वही मेन कारण है कि एटमॉस्फेयर हमारा बाइंड है। A planet retains an atmosphere when the gravity is great and the temperature of the atmosphere is low। इसमें देखो लो लिखा है, और लो और ज्यादा कुछ भी है, लो है हाई है, कुछ भी है, तो वहां पर हम लोगों का क्या है, वो रहने के योग्य नहीं है। ठीक है, ये कंपोज है, नाइट्रोजन है 78% है, ऑक्सीजन 20%, अभी ऊपर मैंने बताया, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और ट्रेस गैसेस हैं। ठीक, तो ये आपको ट्रिक को जरूर याद रखना है, इस ट्रिक से आपका सारा काम हो जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे निमोनिक्स, ट्रिक्स, एक्रोनिम्स बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे से मतलब कर सकें। तो आपको क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। मैंने देखा कि बहुत सारे एग्जाम में आप जाने के बाद उस समय भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले आर्गन था कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड था, नियॉन था कि हीलियम था। तो अगर आप ट्रिक को थोड़ा याद रखते हैं तो यू विल गेट 10 एज ओवर अदर्स, so that you can memorize the things, and that will help you in the exams, and these small things will make you better than others and also give you more marks in exam। तो यही वो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में और लोगों से अलग बना देंगे और आप अच्छा खासा मार्क्स पा जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पूछता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कह रहा है दिस गैस इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैस की ये है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए हम लोग समझते हैं ग्रीन हाउस गैस होता क्या है, जिसको देखो ये बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया उसको हम समझाते हैं बढ़िया से, बढ़िया लेते हैं। ठीक है, मान लो ये ग्रीन हाउस, ये हमारा क्या बन गया, ग्रीन हाउस, हरा घर, हरित ग्रह बोलते हैं ना, तो ये हरित ग्रह को अगर अच्छे से बोलेंगे तो हरा हरा घर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से अब हम लोग बढ़िया बनाते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं ना, ये सूर्य है, दिस इज सन। यहाँ से आती है, ये आ रही है। ठीक, तो ये क्या है, इनके लिए आने के लिए ट्रांसपेरेंट होता है। जब ऊपर से आती है ये रेस तो अंदर तो आ सकती है। ठीक, अंदर तो आ सकती है, लेकिन ये बाहर नहीं जा सकती। मतलब आना तो अलाउ है, जाना अलाउ नहीं है। एक बार आप जा सकते हैं, जाने का रास्ता नहीं है। तो क्या होता है, जब जैसे ये हीट आती है तो ये शॉर्ट वेवलेंथ होती है, जिनको तो आने देता है, लेकिन जो यहाँ से निकलती है लॉन्ग वेवलेंथ, उनको जाने नहीं देता, तो ट्रैप हो जाती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ काम हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। एटमॉस्फेयर से जब रेज आती हैं, मान लो एटमॉस्फेयर से कोई रेज आ रही है तो हमारे अर्थ पर आएगी ऐसे। ठीक, हमारे अर्थ पर आ रही है, तो इनको तो आने देता है, ये क्या होते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ होते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी, उल्टा होता है, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में उल्टा रिलेशन होता है। अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रिक्वेंसी हाई है। ये क्या होता है, लॉग वेवलेंथ होती है जो यहाँ से लौट कर जाती है, लॉग वेवलेंथ और शॉर्ट फ्रिक्वेंसी या लो फ्रिक्वेंसी, लॉन्ग वेवलेंथ लो फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से तो आने तो देता है हमारा एटमॉस्फेयर, लेकिन जाने नहीं देता है। यहाँ पर CO2 जो है, CO2 के जो मॉलिक्यूल्स है, जो हमारा ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो ये CO2 क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो ये CO2 का काम क्या होता है, ये भी ग्रीन हाउस कर रहा है। तो जो भी टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगा, आप समझ जाइए ग्रीन हाउस गैस को कैसे समझना है। आप लोग कंफ्यूज होंगे ग्रीन हाउस गैस को कैसे याद करें हम लोग। बहुत सारे क्या होते हैं ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसी गैस होगी जो टेम्परेचर को बढ़ा दे, लोअर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा दे, मतलब यहाँ से लॉन्ग वेवलेंथ जा रही है उसको जाने ना दे, और उसका टेम्परेचर बढ़ा दे, तो किसी तरह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो सब सारी गैसें ग्रीन हाउस गैस हो जाएंगी। मीथेन, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी। ठीक, और और भी बहुत सारी गैसेस हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखा है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये रूल है। पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर भी पाए जाते हैं, जैसे मान लो जो डस्ट है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। जैसे धूल है ना, तो आप देखते होंगे बहुत धूल उड़ रही है, आंधी आया, स्टॉर्म आया, गांव में आता रहता है, आप देखते हैं। शहरों में भी धूल रहती है, दिल्ली में आप देख ही सकते हैं। तो ये क्या है, डस्ट पार्टिकल्स ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, कुछ
समुद्र से भी ये साल्ट पार्टिकल्स ऊपर पहुंच जाते हैं। जब आपका इवेपोरेशन होता है कुछ सॉल्ट पार्टिकल्स ऊपर भी चले जाते हैं। तो वो यहाँ पर क्या होता है, जब ये पूरा एकदम चेंज हो जाते हैं स्टेट में, तो साल्ट पार्टिकल्स वहाँ पर बच जाते हैं। कुछ परागकण पोलन होते हैं जो फ्लावर्स के होते हैं, वो चले जाते हैं। स्मोक जो धुआं निकलता है चिमनियों से, मान लो ये चिमनी है तो यहाँ से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ये सब क्या है, वो भी कहीं ना कहीं जाएगा। आप देखेंगे, आप देखना घर में अगर चिमनी देखोगे तो चिमनी में काला काला जो जम हो जाता है ना सूट, तो वो कहाँ जाएगा, अगर वहां पर उसको हटा दे तो वो सारा कहाँ जाएगा, एटमोसफेयर में जाएगा। ठीक। और मान लो कहीं वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो है, तो यहाँ से को इरप्शन होगा तो ये सब कहाँ पहुंचेगा, ये सब ऊपर पहुंचेगा। तो ये सब क्या है, पार्टिकुलेट मैटर है। इनका क्या यूज होता है, इनका कोई यूज है, बिल्कुल इनका यूज है। ये क्या है, स्कैटरिंग करते हैं, ये आपको स्कैटर कर देते हैं, प्रकीर्ड कर देते हैं, प्रकीर्णन होता है, कुछ इधर चली गई कुछ लाइट इधर चली गई, ये स्कैटरिंग में मदद करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, रेड एंड ऑरेंज कलर एट सनराइज एंड सनसेट दिखता है। सुबह क्या दिखता है, रेड कलर दिखता है, और ऑरेंज कलर सनसेट दिखता है, तो ये स्कैटरिंग की वजह से होते हैं। तो अब क्या करें, डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल्स, तो ये जो डस्ट एंड साल्ट पार्टिकल्स, इनका और यूज ये भी है कि आपके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करता है। हाइग्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है, आप जानते हैं, है ना। तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर की बूंदे यहाँ पर ये कंडेंसेशन होता है, ये कंडेंसेशन के लिए सर्विस सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे पत्ती होती है पेड़ की, तो पेड़ की पत्ती में कंडेंसेशन होता है, वैसे ही यहाँ पर कंडेंसेशन होता है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। तो आप समझ गए पार्टिकुलेट मैटर का क्या यूज है। ठीक। शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, जहां पर हम लोग टाइम देने की ज्यादा जरूरत है वहां पर हम लोग देंगे। अब कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर, सबसे ज्यादा जरूरी है आपको वाटर वेपर के बारे में समझने की। ठीक। क्योंकि ऐसी चीज है कि वाटर वेपर बहुत ज्यादा जरूरी है और कंफ्यूजन करती है लोगों को कंपोजिशन में। ठीक है। तो वाटर वेपर ये बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये भी क्या करती है, मैंने बताया था कि जो भी नीचे से जो रेस जा रही हैं उनको जाने ना दे, ऊपर से आने तो दे लेकिन जाने ना दे, तो क्या है, वाटर वेपर हो जाएगा। आप जा तो सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते। ये भी वाटर वेपर भी काम करता है। यहाँ पर जैसे होता है, ये ऑब्जॉर्व करता है और यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देता है। वाटर वेपर इज वेरिएबल गैस, देखो ये वेरिएबल गैस है। वेरिएबल क्यों है, अब मान लो जैसे कोई वाटर बॉडी है, ठीक, तो वहाँ पर लेक है, ठीक, तो वहाँ पर एवपोरेशन ज़्यादा होगा। कोई डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर एवपोरेशन कम होगा। यहाँ पर टेम्परेचर तो है लेकिन क्या है, लेक वाटर बॉडी नहीं है। तो यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करता है, समुद्र में एवपोरेशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर है, बहुत ज़्यादा होगा। डिक्लाइंस विद अल्टीट्यूड, तो हमारा क्या है, अब जैसे क्या है, तो नीचे नीचे हो, क्या है, जैसे वाटर वेपर भी क्या होगा, ये भी गैस को हीट को ऑब्जर्व करता है, ये भी ऊपर डिक्लाइन करता है। तो हमारा 90% ऑफ एटमॉस्फेरिक वेपर है, वो कहाँ पाया जाता है, 5 किलोमीटर पाया जाता है। अब इतनी ऊपर जा पाता है, डायरेक्ट तो 10 किलोमीटर कम रहता है। इसीलिए तो सब लोअर एटमॉस्फेयर में सारी टर्बुलेंस और ये सब घटना होती है। ठीक। कुछ हम लोगों को फैक्ट भी याद करना पड़ेगा। वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होता है, बस जो वो गैस, वाटर का जो गैसियस स्टेट होता है उसको वाटर वेपर बोलते हैं। ठीक। गैस, गैसियस स्टेट, जब आप खाना बनाते हैं तो पानी गर्म करते हैं तो जो छोटी छोटी बूंदें हो जाती हैं, जो भाप बन के उड़ता है, उसको ही वाटर वेपर बोलते हैं। ये कितना कंटेंट रेंज करता है, 0 to 4% या 0 to 4 to 5%। अगर पूछे कि वाटर वेपर का कंटेंट कितना जाता है, अगर मान लीजिए कोई लेक्स है, वहाँ पर खूब सारा इवेपोरेशन हो रहा है और खूब सारा पानी है, खूब सारा पानी होगा तो इवेपोरेशन होगा, तो मतलब यहाँ पर इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंटेंट भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर वेपर मैक्सिमम कितना जा सकता है, 4% जा सकता है या 5%। ठीक है। किसी किसी बुक में 5% लिखा है और कुछ फॉरेन ऑथर्स इसको 4% मानते हैं। वाटर वेपर इज फार बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, मैंने बताया था कि ग्रीन हाउस गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। CO2 एंड वाटर वेपर, इनको आपको याद ही रखना है, ये पूछ लेगा सबसे ज़्यादा। तो आपको अगर कोई पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, वाटर वेपर को लगा के आएंगे। वाटर वेपर इज फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। और भी कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, मैंने बताया था, नाइट्रोसन नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। जो भी टेम्परेचर को बढ़ा दे, मैंने वो जो मॉडल बनाया है आपको बताकर, उसमें आप देख सकते हैं कि जो भी बढ़ा दे उसको क्या कहते हैं, उसको ग्रीन हाउस मतलब कहेंगे, ग्रीन हाउस गैस कहेंगे। अब हम देखते हैं, अब देखिए इक्वेटर है जैसे ना, यहाँ पर ये सब फिगर बनाते हैं।
ठीक है, ये आपका जैसे इक्वेटर है, 0 डिग्री है। अब जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे, यहाँ पर क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है ना, हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन होता है। यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। अगर यहाँ पर वाटर बॉडी है तो यहाँ पर वाटर वेपर भी सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक। अब जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ तो वाटर बॉडी भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा। अब ठंडा रहेगा तो कहाँ से टेम्परेचर, मतलब वाटर वेपर कैसे बनेगा, टेम्परेचर कम रहेगा, है ना, ठंडी जगह रहेगा। आप देखो तो गर्मी में एकदम पानी उड़ जाता है, पूरा गायब हो जाता है तालाबों का। वाटर इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर वाटर वेपर क्या है, वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर घटता है। ठीक है। ये तो आपका होगा स्पेशियल, स्पेशल मतलब प्लेस के हिसाब से, लेटीट्यूड वाइज। ठीक। एक हो गया टेम्पोरल, टेम्पोरल मतलब टाइम के हिसाब से। अब बताइए मुझे कि गर्मी में ज़्यादा इवेपोरेशन होगा कि ठंडी में ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। तो गर्मियों में ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। ठीक। तो सीजनली और टेम्पोरल दोनों होता है, या टेम्पोरल या स्पेशल दोनों चेंज होता है। ठीक है। यही कह रहा है कि पोल की तरफ घटता है, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो ये घटता है। ठीक। और ये कह रहा है ब्लैंकेट की तरह काम करता है। तो जो भी है सब ब्लैंकेट की तरह ही काम कर रहे हैं, जो भी सब ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं सब ब्लैंकेट की तरह काम कर रहे हैं। कोई भी है, एटमॉस्फेयर ही हमारा ब्लैंकेट की तरह है, जो टेम्परेचर को ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ने देता है ना बहुत ज़्यादा घटने देता है। ठीक। और ये स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी भी आती है। आप देखेंगे इंस्टेबिलिटी कैसे आती है वाटर वेपर से, इसको हम देखते हैं। देखिए जब क्या होता है, जब वाटर वेपर होता है तो हमारा जब ये वाटर वेपर स्टेट चेंज करता है, ये अपनी हीट छोड़ता है। हीट निकाली जाए अगर से वाटर वेपर से, इस जल वाष्प से, जो हमारा जल का वाष्प है, बूंद है, इसकी अगर हीट निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, ये तो गैस से वाटर में बन जाएगा। ठीक। मान लो ये गैस है, गैस टू वाटर बन जाएगा, या तो आइस बन जाएगा। तो इस गैस की और हीट निकाल ली जाए, वाटर वेपर की और हीट निकाल ली जाए तो वाटर हो जाएगा। ये क्या होगा, इसकी हीट निकाली गई, रिलीज गई ना हीट। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर, ये रिलीज हीट है, ये रिलीज एनर्जी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक। ठीक। तो कह रहा है इट ऑल्सो रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम वाटर वेपर टू लिक्विड वाटर प्राइस। जब हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें क्या करते हैं, वाटर वेपर को लिक्विड में चेंज करते हैं या आइस में चेंज करते हैं, तो क्या होता है, इससे लेटेंट हीट निकलती है। और ये जो लेटेंट हीट होती है, आप देखेंगे जो गुप्त ऊष्मा है ना, ये जो है, ये थंडरस्टॉर्म हरिकेन्स है ना, जो भी है, इनका ये पावर इंजन होता है, ये बहुत ही हीट कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करते रहता है। ठीक। और थंडरस्टॉर्म में भी देखेंगे, थंडरस्टॉर्म में बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि एक ये ऊपर जाती है हवा, क्योंकि यहाँ पर जैसे हीट रिलीज हो गई, फिर से टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, और फिर ऊपर और जाएगा, उससे ले जाएगा, फिर टेम्परेचर हो गया। तो थंडरस्टॉर्म्स ऐसे ही काम करते हैं, तड़ झंझा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। तो आप लोग समझना है कि इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा वाटर वेपर एक फैक्टर है। So it is one of the important factor of instability in atmosphere. Remember this thing, what we are saying, understand in a very simple way. जो हमारा इंस्टेबिलिटी है एटमॉस्फेयर में, जैसे इंस्टेबिलिटी कौन कौन सी होती है, साइक्लोन्स आ रहा है ना, थंडरस्टॉर्म्स है, हरिकेन्स है, ये सब क्या साइक्लोन्स है। तो अगर इंस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो इसका क्या कह रहा है, वाटर वेपर, वाटर वेपर है जो है वो इसका बहुत बड़ा कारण है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर दैट। ये बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ रही है। कैसे आ रही है, अगर मान लो इसको जल की बूंद है, इसकी हम उसमें खींच लें, निकाल लें, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और दूसरा केस समझते हैं, यही है क्या, लेटेंट हीट। ठीक। ठीक है, इसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक। और एक होता है पानी, पानी को, वाटर को क्या करते हैं, गैस है, यहाँ पर पानी देते हैं, ये ऑब्जर्व करता है। ठीक है। यहाँ हीट छोड़ रहा है, यहाँ इसको हीट दे रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, इसमें हीट ऐड कर रहे हैं। ठीक, इसकी हीट निकाल रहे हैं, यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो हम इस दोनों केस को समझेंगे। और देखिए जो हमारा वाटर वेपर है, दूसरा पॉइंट समझते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये वॉल्केनिज्म और इससे रिलेटेड है, तो हम वाटर वेपर की यहाँ भी बात कर लेते हैं। साथ में जब वॉल्केनो पढ़ेंगे तो वॉल्केनो में भी हम लोग देख लेंगे किस तरह से है। देखो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, वाटर वेपर लार्जेस्ट क्वांटिटी में निकलता है। सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, लेकिन वाटर वेपर भी ह्यूज अमाउंट में होता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं दे तो आप लोग क्या टिक करना है, वाटर वेपर आंसर लगाना है। ठीक।
ठीक है, तो ये भी क्या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिक की तरह काम करते हैं। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर पेपर से ये जो क्लाउड बनते हैं सब, तो आपको एटमॉस्फेयर पेपर के बारे में ये सब पता करना है। आपको ये डेटा याद करना है, कितना रेंज करता है, 0 to 5%, ये आपको याद रखना है। स्पेशियल एंड टेम्पोरल चेंज होता है, ठीक, टेम्पोरल टेम्पोरल चेंज होता है, स्पेशल चेंज होता है ना। और इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो घटती है ना। गर्मियों में ज़्यादा वाटर वेपर हो जाती है, ये भी याद रखना आपको। ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। इंस्टेबिलिटी, थंडरस्टॉर्म, हरिकेन इससे आते हैं, ठीक। और जब वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, इससे भी हम लोगों को क्या होता है, वाटर वेपर खूब मात्रा में निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इसकी याद रखना है। और इंस्टेबिलिटी कैसा था, लेटेंट हीट जो निकलती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड वाटर और आइस, ठीक। ये हमारा वाटर वेपर पे डिस्कशन है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। अब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। देखो, नाइट्रोजन तो वैसे हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग गैसेस इंपॉर्टेंट तो इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं। 78% हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन। जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें कितना है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक। अब इसका यूज तो बहुत सारे हैं। देखो, मेन यूज क्या है इसका, प्लांट ग्रोथ के लिए। प्लांट ग्रोथ के लिए क्या होता है, नाइट्रोजन का यूज होता है हमारी बॉडी में। ये अमीनो एसिड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड। तो विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। हमारे बॉडी को क्या होती है, हमारे बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये अमीनो एसिड में पाया जाता है जो प्रोटीन को बनाते हैं। तो प्रोटीन अगर हमारे बॉडी बॉडी के लिए ज़रूरत है, तो पेड़ों के लिए भी ज़रूरत है। खाना पानी जो दाना पानी है, इनको पेड़ों को भी चाहिए, हमको भी चाहिए, ठीक। तो प्लांट्स रिक्वायर्ड नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो प्लांट को नाइट्रोजन क्यों चाहिए, क्योंकि वो बढ़ना चाहते हैं, ठीक, उनकी ग्रोथ के लिए भी चाहिए। हमारी बॉडी के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। कई लोग प्रोटीन शेक बेचते हैं ना जिम में जाने के लिए, वैसे ही। तो उसका क्या है, नाइट्रोजन ये कंपोनेंट है। लेकिन बात यह है कि हम लोग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में तो 78% है, क्या हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नहीं, हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। इसको नाइट्रिफिकेशन, कुछ नाइट्रिफिकेशन के द्वारा हम लोग यूज करते हैं। हम लोग नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन सबके बारे में इसको हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल जो एटमॉस्फेयर हम लोग पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, पर्यावरण में पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग क्या उसमें पढ़ेंगे, नाइट्रिफिकेशन पढ़ेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ेंगे, किस तरह से प्लांट की ग्रोथ के लिए। आप देखते हैं अमोनिया जो यूरिया होता है, तो यूरिया में भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो यूरिया किसके लिए जरूरत होती है, ये पेड़ों के लिए खाद के रूप में काम करता है, तो उसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया पेड़ों पे वहाँ रहते हैं और एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं और पेड़ों को दे देते हैं, ठीक। पेड़ डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन बैक्टीरिया होते हैं, ये लिग्यूम्स में रहते हैं इसके। और जैसे ही नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और इसको दे देते हैं, तो इसको समझ गए आप, तो ये है आपका नाइट्रोजन। इस तरह से नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस है। और ये ऑक्सीजन हमारा 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, कंबस्टन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर कंजप्शन। और हम लोग अगर बात करें तो कंजप्शन के लिए जरूरी होता है, और ऑक्सीजन साइकिल में भी हम इसको पढ़ेंगे। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो CO2 एटमॉस्फेयर का यूज करते हैं और O2 निकालते हैं, ठीक। वहीं पर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो O2 यूज करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इस तरह से O2 और CO2 का आप समझ सकते हैं। जो हमारे मैरीन प्लांट्स हैं, मैरीन प्लांट्स, वो बहुत सारा CO2 को कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। सबसे बड़ा कार्बन सिंक कहाँ का है, ओशियंस का है, क्योंकि सारा एटमॉस्फेयर का CO2 है, इसलिए प्लांट्स जो हैं अपने ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे प्लांट्स का काम क्या होता है, CO2 ऑब्जर्व करना। तो जो हमारे प्लांट्स हैं मैरीन इन्वायरमेंट में, वो जो हरा हरा कर देते हैं ना, जो हमारे प्लांट्स हैं ये हरे हरे, वो CO2 को ऑब्जर्व करते हैं,
ये ये हमारा बहुत बड़े कार्बन सिंकर का काम करते हैं ओशियंस। ठीक। तो ये बहुत ही मदद करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। लेकिन हम लोग पॉल्यूशन करते हैं तो प्लांट्स के हम मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये कार्बन को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ पाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो इस तरह आप समझ सकते हैं किस तरह से ये जरूरी है। और नाइट्रोजन, आप आर्गन को जानते ही हैं, जिसको बल्ब में यूज किया जाता है, हमारे एडिसन भाई साहब जो बल्ब को बनाए थे। अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अभी भी पढ़ चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेचुरली अकरिंग गैस दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। ये हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, मैंने बताया था कि CO2 कैसे रिलीज होता है। CO2 हम लोग रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं। CO2 जब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग्स होता है तब रिलीज होता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इससे भी CO2 रिलीज होता है। ठीक। और जब ह्यूमन रेस्पिरेशन करता है, ह्यूमंस, एनिमल्स, ये कोई भी इसका, ये सीधे सीधे कर सकते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं वो सब करते हैं रेस्पिरेशन तो CO2 रिलीज करते हैं। इस तरह से CO2 पहुंचता है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब आप पहले पढ़े थे 0.04%, आपको कहीं पर 0.303 मिलेगा, तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, सही लिखता हूँ, 0.04 या 0.03%। ठीक है, या तो 0.04% मिलेगा या 0.03%, ये बढ़ गया, यही हम लोग का जो है। और CO2 जो है ग्रीन प्लांट्स के लिए बहुत ही, ये जितनी दुनिया में खराब चीजें, पेड़ बहुत सारा मल्टीपोल तरीके से काम करते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा CO2 इधर है, इसको लेते हैं, ये ले लिए, ऑब्जर्व कर लिए। ठीक। ये यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें ये यूज करते हैं CO2 का। ठीक, खराब चीज पेड़ यूज कर लेते हैं और आपके लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ओजोन होल्ड्स मोर देन 50 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक CO2 कंटेंट। तो एटमॉस्फेरिक CO2 कंटेंट का बहुत ज़्यादा 50 टाइम्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये सब भी तो CO2 लेंगे, CO2 लेंगे तो वहाँ पर CO2 कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो कार्बन सिंक अगर पूछे तो ये UPSC में पूछा था, कार्बन सिंक, ओशियंस आर द बिगेस्ट सिंक ऑफ कार्बन, ये आप लगाएंगे। ठीक। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग दो पार्ट्स में इसको कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ जाएगा ये। फिर हम लोग देखते हैं ओजोन डिप्लीशन के बारे में। ठीक। ओजोन डिप्लीशन देखो, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओजोन हमारा जो है, पहली बात ये कि ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है। इसका जब O2 और O मिल जाते हैं ना, तो क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है। और जब एक O3 से O2 अलग हो जाता है, ठीक, तो क्या हो जाता है, एक O2 हट जाएगा तो ओजोन डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो है एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वहां पर हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि ओजोन डिप्लीट नहीं होता, पहली बात आप ये समझिए। और कंटिन्यूअस हो रहा है, तो वहां पर भी क्या होता है, देर इज ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इज टेकिंग प्लेस, बट द पॉइंट इज दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। जो आपका ये बैलेंस है, वो बैलेंस क्या है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। ठीक। इस वजह से वहां पर क्या हो रहा है, दिक्कत हो जा रही है। तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन कम हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस, CO2 ग्रीन हाउस गैस नेचुरली भी होता है, लेकिन वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस ही कर रहा है। लेकिन आप लोग ऐसी ये हरकतें करके, जो मतलब आप लोग मतलब ये पूरा जो डेवलप्ड वर्ल्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड बोथ इन्वॉल्व इन दैट, दे आर डिस्ट्रॉइंग द ओजोन बाय डूइंग सो मच डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या होगा, कार्बन सिंक इनका कम हो जाएगा, ये लोग वो नहीं कर पाएंगे, इस वजह से होता है। ठीक। तो इसमें पढ़ना कौन कौन सी गैसेस हैं, आपको याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलॉन्स, ठीक है, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब सारी गैसेस क्या होती हैं, ये होती हैं आपकी CFCs, जो आपका स्प्रेज होते हैं, कैंस होते हैं, डिस्पेंसर्स होते हैं, है ना, रेफ्रिजरेटर्स में यूज हो जाती है, एसीज में यूज होती है। तो ये सारी क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती थी। मेजॉरिटी ऑफ ओजोन फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर 97%। जो हमारा मोस्टली जो ओजोन है 97% में पाया जाता है। 97% कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। और आपसे पूछिए कि स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन बनता है कि किस पार्ट में पाया जाता है, तो आप ये करेंगे, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। लोअर स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है वहां पर है सबसे ज्यादा ओजोन कंसंट्रेशन होता है। स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक होता है, 15 से 30 किलोमीटर कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 20 से 50 किलोमीटर मानते हैं। सविंदर सिंह में 15 से 30 किलोमीटर लिखा हुआ है, आप दोनों याद रख सकते हैं, ठीक। तो लोअर पार्ट्स है स्ट्रेटोस्फीयर को, वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा ओजोन पाई जाती है, आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक। तो CFC थे, हमारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ ओजोन डिप्लीशन से, उसको क्या हुआ, ओजोन को ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको किससे रिप्लेस किया गया, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC, ठीक है। ये HFC है, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। इससे CFC को HFC से रिप्लेस कर दिया। पहले CFC यूज होता था, ये HFC आ गया, क्या आ गया, HFC आ गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपके नेट में भी पूछा हुआ है, इसी बार पूछा था 2022 में। मॉन्ट्रियल, आप याद रखेंगे कि किस प्रोटोकॉल के तहत CFC को रिप्लेस किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से इसको रिप्लेस किया गया, CFC, ठीक। और उसकी जगह क्या लाया गया, HFC लाया गया, ठीक। तो आपको ये याद रखना है किसकी वजह से क्या हुआ, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, अब ये भी रखेंगे। लेकिन HFC क्या पूरी तरह से ओजोन डिप्लीशन को रोकने में मदद कर रहे हैं, नहीं। मतलब ओजोन डिप्लीशन तो रुक रहा है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस ये भी फिर से है, ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है। तो अभी भी AC रेफ्रिजरेटर यूज करना पूरी तरह से सेफ नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को ये कॉज कर ही रहे हैं, ठीक। तो ओजोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मेन कल्प्रिट है आपको हैलोजिनेटेड गैसेस, यहाँ पर याद रखने की जरूरत है, हैलोजिनेटेड, ठीक है। हैलोजिनेटेड गैसेस आपको याद रखना है, हैलोजिनेटेड गैसेस में। और एंटीओ में आपको याद रखना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है आपका। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया, इसको इरेज कर देते ना। आपको मैं PDF दे दूंगा, अभी आप इसमें देख लीजिए, और उसमें दिया जाएगा, तो उसमें कैसे खिंचाव नहीं मिलेगा, आप उसमें एकदम ओरिजिनल मिल जाएगा। लेकिन जो मैंने पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये पूछिए, याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजनेटेड गैसेस कई बार पूछा गया है, हेलोजिनेटेड गैसेस, ठीक, CFC फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये बहुत ज़्यादा। और ये एंटीओ नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, ये आपको आता कहाँ से, ये सुपरसोनिक जेट होते हैं जो, उन जेट से आता है, सुपरसोनिक जेट्स, जो आपका जेट होते हैं ना, जेट प्लेन ऊपर चलते हैं, तो वो क्या है, वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक। और ये जो ओजोन है, इसको फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है ना, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मतलब पाया जाता है, फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक। तो फोटोकेमिकल स्मोक होता है,
जो ग्राउंड में होता है, तो ग्राउंड में देखो हो जाता है तो ये हमारे लिए हानिकारक, हार्मफुल है। लेकिन हमारे अगर एटमॉस्फेयर में वही चीज़ ओजोन पाई जाती है तो हम लोगों के लिए फायदेमंद है। ठीक, ग्राउंड में अगर है तो हमारे लिए घाटेमंद है, लेकिन ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए अच्छी है। ठीक, इस तरह से हम लोग याद रखेंगे ओजोन के बारे में। ओजोन के बारे में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी हम लोग इतना डिस्कस किए हैं, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग पी यू आई क्यू कर लेते हैं ना। अब आपको देखते हैं, इसको हम लोग जो पढ़े हैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूजीसी नेट 2022 में पूछे गए थे, अरेंज द फॉलोइंग ट्रेस गैसेस इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग पूछ रहा है, मतलब बड़ा से छोटे की तरफ, मतलब लार्ज टू स्मॉल, पहले सबसे बड़ा आएगा, लार्ज टू स्मॉल सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा आएगा। तो देखिए, आपको ये सॉल्व करना है, जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था, क्योंकि लोगों को नो एसी तक ही पता रहता है, नो एसी। चलिए हम लोग ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिक याद रखिए, नो एसी ने हीलियम में कर दिया हाइड्रोजन जैसा। ठीक, तो नो से क्या हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये तो पूछा नहीं। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, नियॉन पहले दिखाएगा, नियॉन, फिर हीलियम, फिर मीथेन, फिर क्रिप्टॉन, फिर हाइड्रोजन। अब इतने में आपका सॉल्व हो ही जाएगा। नियॉन देखो पहले किस में है, नियॉन डी में है। ठीक, तो पहले डी आएगा, सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन किसका, नियॉन का है ना। ये पहले नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का 78%, 21%, 0.93%, 0.004%। ठीक, तो नियॉन है। फिर उसके बाद क्या है, हीलियम है, तो डी और सी। अब देखो डी किस में है, डी 3 में है, तो ये तो गलत वैसे ही हो जाएगा, है ना। और डी और सी, ये देखिए दो ही हमको पता है, उससे हमारा आंसर क्या हो सही सही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ए। और भी आगे चल सकते हैं, मीथेन, फिर क्रिप्टॉन, बी क्रिप्टॉन, और फिर ई क्या है, हाइड्रोजन। तो हमारा सारा जो है इससे हो सकता है नो एसी ने हीलियम में कर दिया हाइड्रोजन जैसा। इसको अगर आप याद रखेंगे, ये जो आपका ट्रिक है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में आपको इतना ही पढ़ना है। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ 5 मिनट में। फिर से मैं कहूँगा आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। अगर आपको इस जेएनयू की तैयारी करना है, बीएचयू डीयू कहीं की भी तैयारी करना है, तो आप इससे जुड़ जाइए, आप इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा कि किस तरह से ग्रेविटी से ये बंधा हुआ है, किस तरह से हमारे लिए एटमॉस्फेयर जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखा ना, ग्रीन हाउस गैस के बारे में देखा, और हम लोगों ने कंपोजिशन देखा एटमॉस्फेयर में। वाटर पेपर के बारे में हम लोगों ने सीखा कि इतना 4 to 5% है, पोल से इक्वेटर की तरफ जाने पर क्या होती है, घटती है ना। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ देखी है कि जैसे पोल जाते हैं तो पोल की तरफ जाने पर क्या होता है, ये घटती है। ठीक है, ऊपर जाने पर भी ये घटेगी। ठीक है, और किस तरह से ये टर्बुलेंस एटमॉस्फेयर, थंडर स्टॉर्म्स, ये जो थंडर स्टॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना, इंस्टेबिलिटी, ये आपका यूज आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स। हम लोग थंडर स्टॉर्म्स के बारे में जब पढ़ेंगे, थंडर स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हमारे लिए ये बहुत यूज आएगा कि किस तरह से इनको एनर्जी मिलती रहती है साइक्लोन के बारे में। ठीक, वॉल्केनिक करप्शन, ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे जो पढ़ा रहा हूँ सब पूछा हुआ है, वाटर पेपर सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक, और
बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर जो ग्रीन हाउस गैस है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, हम लोग नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे, ये सब भी पूछा गया है, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से कार्बन सिंक का काम करते हैं, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है, ये भी जो ओशन होल्ड्स मोर देन 50 टाइम्स एटमॉस्फेरिक CO2 कंटेंट, ये भी पूछा गया है किस तरह से ओशन ज़्यादा एटमॉस्फेरिक CO2 का अपने अंदर समेट रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, मैंने बताया था छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो क्या करते हैं, CO2 अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अब जानते हैं प्लांट्स क्या लेते हैं, CO2, ऑक्सीजन तो हम लोग लेते हैं ना, तो CO2 लेते हैं, तो इस तरह से सारा CO2, तो प्लांट्स बहुत सारा अपने अंदर CO2 लिए रहते हैं। अब देखिए अगर प्लांट्स मर जाएंगे पॉल्यूशन की वजह से, मरीन पॉल्यूशन या कुछ भी होगा, तो इनको क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अल्टीमेटली दिक्कत हमको हो जाएगी। ओजोन फोटोकेमिकल स्मोक इसका वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है, आप याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ द ओजोन कहाँ पर जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर, वो भी लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। CFCs किसके द्वारा रिप्लेस हो गए हैं, HFCs के द्वारा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना है आपको। फिर हम लोगों ने लास्ट में एक क्वेश्चन डिस्कस किया मीथेन के बारे में, क्रिप्टॉन, ये सब पूरा था, और हम लोगों ने ये जो टफ क्वेश्चन था इसको बहुत ही ट्रिक से आसानी से कर लिया। देखो, और इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे। देखो करेक्ट आंसर जो है इसका C है। ठीक। अब लोग चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको हम लोग कल देखेंगे, हम लोग कल पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगा, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, और इसके बारे में हम और देखेंगे। ठीक। तो हम लोग कल देखने वाले हैं, तो हमारा जो लेक्चर है इसमें सारी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बने हैं आप इसको बिल्कुल याद करेंगे। अभी हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, उस बारे में हम लोग सारी चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो वाटर वेपर क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हम लोगों ने गैसेस कंपोजिशन से बन सकते हैं, है ना, उसके बारे में डिस्कस किया। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रोपोस्फेयर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का कुछ पार्ट डिस्कस किया, ओजोन कुछ और डिस्कस कर लेंगे। फिर मीजोस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्मोस्फेयर, आइनोस्फेयर के बारे में, ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, कहाँ पर बोरोरा होता है, कहाँ पर ऑस्ट्रेलिस होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डी लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, ई लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, एफ लेयर, जी लेयर, F1 एंड F2, प्लेटॉन लेयर, ये सारी लेयर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। तो पूरा जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग बहुत आराम से बढ़िया से पढ़ेंगे, और जो सारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को जरूर देखते जाएंगे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड दे विल बी सॉल्व्ड बाय दिस डिस्कशन। यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस। तो हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी, और जो भी सारा मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। ठीक। तो हमारा डिस्कशन क्या होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। इसका मेन पर्पज ये क्या होगा, जो आपका CUT एग्जाम होगा उसमें आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। यहाँ पर आपको फालतू बात नहीं करना, ना ही हम लोगों को बहुत एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देना है। हमको जो क्या करना है, हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जिस तरह से आपका ये जो CUT का एग्जाम है वो क्रैश वो निकल जाए और आप सिलेक्ट हो जाएं। चलिए हम लोग डिस्कशन को समाप्त करते हैं। चलिए हम लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नमस्कार। और अब हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।